Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. You all are welcome on my YouTube channel, Pure and Applied Mathematics. Myself, Mohammed Zahid Falak. So आज से कुछ मंथ पहले मैंने फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं मज़ीद वीडियोस नहीं बना सका। तो अगेन आप लोगों को मैं वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पर, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं। सो आज मैं मैथमेटिक्स प्रॉपर वीडियोस के लिए अपने चैनल्स पर वर्क करूँगा और आप लोगों को मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह उनकी बेहतर इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा। सो आज एक लेक्चर आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमें हेल्प करेंगे। हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर मज़ीद वर्क करके हम इनको आगे मूव करेंगे और अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये हैं ये आपके हर सब्जेक्ट की तरफ आपको मूव करवा सकते हैं। सो आज के लेक्चर्स की मैं आउटलाइंस आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। तो सेट की डेफिनेशन बहुत टाइम से हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ये लेक्चर जो है आई होप कि 6 क्लास से लेकर एमएससी और एमएससी तक के लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगी। उससे आगे भी अगर किसी को इसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन तो वो इसको इजीली समझ सकता है। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपली और कंसेप्चुअली आप लोगों को समझा सकूं कि ये कॉन्सेप्ट्स आखिर हैं क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सेट है क्या, सेट किस तरह से बनाया जा सकता है। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि जिनके माइंड में जस्ट ये होता है कि सेट जो है वो एक जस्ट आप सेट जो है वो नंबर्स पे कंटेन करता है, नंबर्स को लेकर या फिर हम डिफरेंट डिजिट्स को लेकर एक कलेक्शन में डाल दे तो जस्ट वही सेट होता है। सेट ऐसा नहीं है। सेट डेली लाइफ से ही एक कलेक्ट की गई चीज है जिसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाकर फिर उसको बताया गया है कि वो किस तरह से सेट होता है। और उसके बाद है कि एम्प्टी सेट जो है क्या वो सेट है? एम्प्टी सेट इज अ सेट, वो भी सेट होता है। तो किस तरह से वो सेट होता है? सिंपली अगर किसी से क्वेश्चन किया जाए तो सिंपली वो यही कहता है कि अगर आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो उसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो आपके पास रिजल्टेंट आता है वो भी एक सेट ही होगा ना। तो ये उसकी एग्जांपल है। ये हम एग्जांपल्स में जाके हम ये वर्क कर रहे हैं, ना कि हम उसको बेसिकली चेक करें कि आपके पास वो एम्प्टी सेट जो है वो किस तरह से सेट नहीं होता। जो उसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह वो भी आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। क्योंकि ये देखें कि जब आप किसी भी चीज की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं तो अब किसी भी चीज को अगर उस डेफिनेशन को फुलफिल करेगी तो वही चीज कहलाएगी। तो इसमें दैट के जब सेट की बात होगी तो सेट की डेफिनेशन को जो भी आपके पास आप कोई भी चीज लें, अगर वो उस सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करेगी तो ऑटोमेटिकली वो सेट होगी, अगर नहीं करेगी तो वो नहीं होगी। तो उसके बाद फर्दर एग्जांपल्स आती हैं, देन हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसके जो डिफरेंट लोग जो हैं वो सोचते हैं, हम इंशाल्लाह उनके तमाम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड देन सेट्स के दरमियान रिलेशन इस तरह से होते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन की भी एक स्टूडेंट्स के माइंड में ना डिफरेंट इसमें कॉन्सेप्ट बने होते हैं कि जस्ट अगर आप बाइनरी का मतलब टू है तो बिल्कुल बाइनरी का मतलब टू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टू ऑपरेशंस। तो मोस्टली क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर जस्ट हम कहते हैं तो ये हमारे पास उसका क्या हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन। नो, ऐसा नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है इंशाल्लाह वो भी आज मैं कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम ये 4 पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सेट? तो सेट की डेफिनेशन सबको मालूम होगी, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपली डेफिनेशन सबको याद होती है, सबको पता होता है डेफिनेशन का, लेकिन इसका पता, इसमें ये चीज हमें नहीं पता कि किस तरह से
आप किसी भी कलेक्शन को सेट कह सकते हो। देखें सिंपली यहाँ पर तीन चीजें दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कलेक्शन, हमें क्या चाहिए सबसे पहले एक कलेक्शन लेंगे, उस कलेक्शन पे फर्दर दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है वेल डिफाइंड की, वो कलेक्शन क्या होनी चाहिए वेल डिफाइंड, एंड देन उसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर हम उस कलेक्शन को कहेंगे कि ये कलेक्शन हमारे पास जो है वो सेट बनाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट क्या होगा, सेट आपके पास एक कलेक्शन होगी। ठीक है, कलेक्शन आप लेंगे, वो कलेक्शन उस कलेक्शन पे दो कंडीशंस होंगी कि वो कलेक्शन जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो वेल होनी चाहिए। इट्स मीन दैट वेल डिफाइंड। आप देख सकते हो कि वेल डिफाइंड जो है ये टू वर्ड्स का मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है, वेल डिफाइंड। वेल मीन इट्स हेल्दी, और डिफाइंड उसकी डेफिनेशन है। तो इट्स मीन दैट के कोई भी जो उसकी डेफिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वेल डिफाइंड उसकी एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन होनी चाहिए जो आप कलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सबको मालूम होता है कि वो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो वेल डिफाइंड जैसा मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग वेल डिफाइंड मींस दैट कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या मतलब है कि अगर कोई डेफिनेशन मैं किसी भी चीज की लिखता हूँ तो उस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से जितने भी आपके पास अगर कोई और भी उसको डेफिनेशन को फुलफिल करे तो वो डेफिनेशन आपके पास हर एक इंसान के लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डेफिनेशन मैं किसी कलेक्शन की ले रहा हूँ तो उस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से जो कलेक्शन मेरे पास आ रही है वही डेफिनेशन फॉलो करे कोई भी पूरे यूनिवर्स से, तो पूरी दुनिया से कोई भी उसको फॉलो करे तो वो डेफिनेशन हर इंसान के लिए सेम होनी चाहिए और सेम कलेक्शन आपके पास आउटपुट आए। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, कलेक्शन ऑफ रिच पीपल्स इन द सिटी। किसी भी सिटी में रिच पीपल्स की कलेक्शन ली गई है, तो जो पुअर्स हैं, पुअर्स मीन दैट अब पुअर कौन से हैं और रिच कौन से हैं, ये हर एक इंसान का अलग से एक कॉन्सेप्ट होता है कि अब अगर मेरे पास एट टाइम 2 lakhs है तो लेकिन मेरी डिमांड उससे ज्यादा है, मैं देखता हूँ कि लोग जो है उनके पास 5 lakhs 10 lakhs वाले भी हैं, तो वो तमाम मेरे लिए रिच है। लेकिन एक 5 lakh वाला है तो उसके लिए जो है वो एक उससे ज्यादा वाले जो लोग होंगे वो उन्हें कहेगा कि ये रिच है, मैं इनसे कम रिच। रिच की एक फिर वो वहां पर कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ रिच पीपल्स, तो अगर मैं रिच पीपल्स की कलेक्शन लेता हूँ तो इट्स मीन दैट मैं वो तमाम लोग ले लूंगा जिनके पास मुझसे ज्यादा सेविंग होगी। ठीक है, अब अगर उनमें से डिफरेंट लोगों को लिया जाए, अगर किसी और को कहा जाए कि आप देखें तो किसी के लिए मैं रिच होऊंगा और किसी के लिए मैं पुअर होऊंगा, जिसके पास मेरे से ज्यादा सेविंग है तो वो उसके लिए तो मैं पुअर हूँ। ठीक है, और जिसके पास सेविंग मुझसे कम है उसके लिए मैं रिच हूँ। तो हर बंदे की यहाँ पर अगर आप कलेक्शन देखें तो वो डिफरेंट आएगी। अगर कलेक्शन डिफरेंट आ रही है तो इट्स मीन दैट कि ये स्टेटमेंट जो है ये वीक है। ठीक है, अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसी हो जो हर बंदे के लिए एक डिफरेंट रिजल्ट दे तो इट्स मीन दैट वो डेफिनेशन क्या है, वीक है, वेल डिफाइंड नहीं है। हमें ऐसी डेफिनेशन की जरूरत है यहाँ पर देखें सेट में कि ऐसी कलेक्शन लेनी है और उस कलेक्शन की ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मीन्स दैट कि हर इंसान के लिए वो डेफिनेशन इक्वली वर्क करे, डिफरेंट कलेक्शन आपको ना दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि मैंने नेक्स्ट इसको साथ में लिखा भी है मैंने कि ये नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। तो नीचे मैंने मजीद उसको सिंप्लीफाई किया है और उसकी डेफिनेशन को वेल डिफाइंड किया है कि कलेक्शन ऑफ रिच पीपल्स इन द सिटी हैविंग मोर देन 5 lakh इन सेविंग, जिनके पास 5 lakhs से ज्यादा सेविंग है वो तमाम लोग रिच हैं। अगर ये इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो अब वो कोई भी इंसान यहाँ पर आकर इसको अगर कलेक्शन को चेक करे तो हर इंसान की जो कलेक्शन है वो सेम होगी, वो वही लोग सिलेक्ट करेगा जिनके पास सेविंग 5 लाख से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड है और हर इंसान के लिए ये कलेक्शन सेम आएगी और डिस्टिंक्ट भी तमाम लोग होंगे, तो इट्स मीन दैट कि एक सेट है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि सेट सिर्फ नंबर्स का नहीं होता, तो सेट की डेफिनेशन जब फुलफिल हो जाएगी आपको समझ आ जाएगी तो आप
इजीली डेली लाइफ से भी सेट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम कलेक्शन लेंगे। ठीक है, फिर वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मींस दैट उसकी डेफिनेशन ऐसी हो जो कोई भी इंसान करे तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है, जो आपकी कलेक्शन रिजल्ट में आ रही है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम, और तमाम के तमाम वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये आपके पास सेट की डेफिनेशन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसमें है एम्प्टी सेट। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि एम्प्टी सेट को कुछ लोग ऐसे, अगर किसी से पूछा जाए कि आप एम्प्टी सेट को अगर डिफाइन करें, तो जस्ट वो यही कहते हैं कि ऐसा सेट सिंपली, इसमें अगर किसी कोई कलेक्शन में कुछ भी नहीं है तो वो आपके पास सेट नहीं है। वो अगर उसकी कलेक्शन में कुछ भी नहीं है तो वो एम्प्टी सेट है। और अगर इसका प्रूफ मांगा जाए तो सिंपली यही कहा जाता है कि दो सेट्स लें, उनका इंटरसेक्शन लें, अगर उनमें कुछ भी सेम नहीं है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट। तो सिंपली अगर ये, तो फिर आगे उसकी मजीद रिजल्ट्स आ गए और एग्जांपल हो गई है। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हम किस तरह से करेंगे। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर किसी भी चीज को अगर हमें सेट प्रूव करना है तो वो क्या होगा, वो सिंपली हमारे पास सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो किसी भी कलेक्शन को सेट होने के लिए लाजमी है कि वो सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। अब अगर वो फुलफिल नहीं करता तो वो सेट नहीं होगा, अगर वो डेफिनेशन की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है तो वो सेट होगा। तो इसी तरह से अगर हम एम्प्टी सेट को सेट कहते हैं, अगर ये सेट है तो ये भी सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, जो कि सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। तो अगर हम देखें कि एम्प्टी सेट सेट है या नहीं, तो सेट की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कलेक्शन। सबसे पहले कलेक्शन होगी, वो फिर वेल डिफाइंड होगी, एंड देन उसमें ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो अगर एम्प्टी सेट में देखा जाए तो कलेक्शन तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से तो हम अगर देखें तो ये सेट नहीं होगा। लेकिन हर स्टेटमेंट का एक कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, जिसमें उसकी स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट से हम उसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। जो कि इस डेफिनेशन का कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, if there is no well defined and distinct objects, if there is no well defined, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर well defined objects नहीं है और distinct objects भी नहीं है, then there is no any collection, तो वहां पर कोई collection ही नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है कि कलेक्शन हो तो वो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो कलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। इफ देयर इज नो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, देन नो एनी कलेक्शन, देन देयर इज नो एनी कलेक्शन, तो वहां पर कलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट वी से दैट एम्प्टी सेट इज अ सेट। तो एम्प्टी सेट में कोई भी वेल डिफाइंड भी एलिमेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी नहीं है, तो वहां पर कलेक्शन भी नहीं है। तो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हम कहते हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो एक सेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम उसको फुलफिल करते हैं। अब उसके बाद किसी भी सेट पर जब आपने स्टडी कर लिया कि सेट ये है, तो फर्दर उस पर आगे फर्दर हम स्टडी करते हैं कि उसके दरमियान, दो सेट्स के दरमियान रिलेशन किस तरह के हो सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन सेट्स, देयर आर फ्यू बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अब रिलेशंस कैसे होते हैं, यूनियन ऑलरेडी सबने आप लोगों ने तकरीबन पढ़ा हुआ होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो आगे डेफिनेशन में मैं वो भी समझा देता हूँ। इंटरसेक्शन क्या होता है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एंड फंक्शन। फंक्शन इज मेन टॉपिक, क्योंकि फंक्शन की भी, जैसे सेट के मैंने आप लोगों को कंसेप्ट से बताया और एम्प्टी सेट का भी कंसेप्ट से बताया, तो फंक्शन के बारे में भी काफी लोगों को जल्दी से समझ नहीं आता, तो इंशाल्लाह इसको भी मैं बताऊंगा। देयर आर द basics and we discuss these type much more time in our study। हमें बहुत से बार अपनी स्टडी में हम पढ़ चुके होते हैं, जैसे कि 6th क्लास में भी स्टूडेंट्स इसको स्टडी करता है, 7 में भी, फिर उसके बाद फर्दर अब इसमें तकरीबन मास्टर्स तक हम ये डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट को
बार बार स्टडी करते हैं और मोस्टली हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अक्सर जो है वो सही से पता नहीं चल पाता। तो यूनियन बेसिकली क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स हमने ले लिए। देन द रिलेशन यूनियन इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, उसका ये डिनोट हम जिस तरह से करते हैं ये उसकी नोटेशन है। एंड दैट इज ए यूनियन बी में क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स होंगे एक्स टाइप के, ठीक है, और एक्स ए से हो या एक्स बी से हो। इसका मतलब ये है चाहे ए से एलिमेंट हो या बी से एलिमेंट हो, यूनियन में वो तमाम के तमाम आ जाएंगे। इसमें ए यूनियन बी में एक्स होंगे, अब वो एक्स ए से हो या एक्स बी से हो। तो दोनों में ये है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी आप ले रहे हैं तो वो दोनों से आपका सेट हो सकता, दोनों एलिमेंट दोनों में वो हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैंने सेट ए लिया है 1 2 3 4 तक, और बी लिया है हमने 5 6 7 8, तो उनके यूनियन में ए के भी तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं, बी के भी तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं, चाहे वो सेम हो या सेम ना हो, वो तमाम हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो है डिस्क्रीट सेट के रिस्पेक्ट से मैंने उसकी डेफिनेशन एग्जांपल बताई है। तो कॉन्टिन्यूस इट्स मीन दैट ओपन इंटरवल 0 1 से मैंने ले लिया, कॉन्टिन्यूस सेट ले लिया, और एक डिस्क्रीट सेट 0 1 ले लिया। इसमें 0 1 इंक्लूड नहीं होता और इसमें जस्ट 0 1 है, तो दोनों का अगर हम यूनियन लें तो 0 1 भी होगा और उसके दरमियान के तमाम एलिमेंट्स भी होंगे, तो ये वहां पर तमाम चीजों को शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ये लाइन है, इसमें मैं शो कर देता हूँ ये 0 और ये 1। 0 जो ये शो ये कर रहा है, ये इंटरवल 0 1 को शो कर रहा है, इसमें 0 और 1 नहीं है, क्योंकि मैंने 0 और 1 जो है वो दोनों यहाँ पर जस्ट एक एम्प्टी होल्स बनाए हैं, ठीक है। अगर ये फिल होल्स होते हैं तो फिर हम इसको डिनोट करते हैं कि ये उस सेट्स में इंक्लूड है, लाइक दिस, कि अगर आप इनको एक फिल बनाते हैं लाइक दिस, तो ये आपके पास क्या हो जाता है 0 और 1, और ये शो करता है कि इसमें 0 भी है और 1 भी है, ठीक है। तो अगर जस्ट 0 और 1 की बात लिखें तो वो जस्ट 2 पॉइंट्स होंगे, इट्स मीन दैट के एक पॉइंट 0 हो गया और एक पॉइंट 1 हो गया, तो जस्ट ये 2 पॉइंट्स हों तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास सिर्फ 0 और 1 2 पॉइंट्स हैं। तो एक यहाँ पर जस्ट पॉइंट्स है 0 एंड 1, और एक ये डिस्क्रीट ये कॉन्टिन्यूस सेट है 0 1, 0 से 1 तक तमाम एलिमेंट्स है, उसमें 0 1 नहीं है, यूनियन करेंगे तो 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये एक 0 से 1 तक क्लोज इंटरवल बन जाएगा। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, सो सेम उसी तरह से लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स ले लेंगे हम। देन द रिलेशन इंटरसेक्शन इज डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी, तो ये उसके ए इंटरसेक्शन में हम जो साइन यूनियन वाला जो साइन था उसको उलट कर देते हैं, तो ये आपके पास उसका इंटरसेक्शन का साइन हो जाता है। अब ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, x ए में भी होना चाहिए और b में भी। इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी जो सेम हो। अब लेट हमने यहाँ पर एग्जांपल में एक 0 1 2 3 4 हमने एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एंड बी किस तरह का सेट है, बी में हमारे पास 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं, तो 3 और 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में, तो वो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। और इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल और ली है जिसमें 0 1 ओपन इंटरवल एंड 0 1 क्लोज इंटरवल दोनों है, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन में जस्ट हमारे पास ए यूनियन, ये तो यूनियन लिखा हुआ था ना, इनका यूनियन भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल 0 1, क्योंकि ओपन इंटरवल 0 1 तो दोनों में सेम है ना, क्योंकि 0 से 1 तक के एलिमेंट दोनों में है, ओपन इंटरवल में 0 1 नहीं है, क्लोज इंटरवल में 0 1 है, हमें वो चाहिए जो दोनों में हो, तो इसका आंसर 0 1 ओपन इंटरवल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो अ रिलेशन बिटवीन सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स हमने यहाँ पर ले लिए। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, उसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से, और किस तरह से होगा, ए क्रॉस बी में हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होंगे, जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर्स है, ये इंटरवल नहीं है, ये ऑर्डर पेयर है ए एंड बी। इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से होगा, कोई भी हो सकता है, और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेट ए लिया जिसमें 1 2 3 4 और एक सेट बी लिया है ए बी सी डी, तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का ले लिया हमने यहाँ पे 1,
सेकंड जो है वो ए, ये आपके पास इसके एलिमेंट हो जाएगा। फिर अगेन 1 जो है वो बी के साथ हम लिखेंगे, फिर 1 सी के साथ लिखेंगे और 1 डी के साथ, देन अगेन 2 के साथ तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 के साथ एंड फिर 4 के साथ तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये रिलेशंस हैं इसके कुछ। और अब जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है हमारे पास फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी इसको हम जो है वो रिलेट कर सकते हैं। A relation between two sets A and B is said to be a function if it is assigned a unique image y belongs to B for every x belongs to A। हम अगर यहाँ पर गौर करें तो इसमें कंडीशंस कैसी हैं कि हमें दो सेट लेने हैं A और B, ठीक हो गया। उनके दरमियान एक रिलेशन डिफाइन करवाएंगे। वो रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन। कब? जब अब आगे उसके पास कंडीशंस है, ठीक है। कंडीशन क्या है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ए के हर एलिमेंट के लिए, ये जो आपके पास डोमेन, ये जो आपके पास फर्स्ट सेट पड़ा हुआ है, इसके हर एलिमेंट के लिए अ यूनिक इमेज वाई बिलोंग्स टू बी, बी में एक यूनिक इमेज हो। मतलब ये कि सेट ए के हर एलिमेंट के लिए एक इमेज हो, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज होंगे तो वो सेट नहीं होगा। तो यहां पर एक सेट लिया हमने 1 2 3 4, सेट बी लिया है ए बी सी डी। सो अब यहां पर क्या होगा कि सेट बनने के लिए हमने, अब देखिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहां पर आप इनको स्मॉल कर दें, ए बी सी और ये स्मॉल डी। तो इनके दरमियान हम रिलेशन डिफाइन करवा रहे हैं फंक्शन बनाने के लिए। एफ एक रिलेशन है, वो फंक्शन कब होगा? जब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट्स हमें यूज करने होंगे। तो तमाम यूज हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे एरो निकल रहा है। तो सेकंड कंडीशन ये है, देयर इज अ यूनिक इमेज इन बी। तो 1 पे अगर हम इमेज देखें तो सिर्फ बी आ रहा है, 2 पे अगर हम इमेज देखें तो सिर्फ बी आएगा, 3 पे इमेज अगर हम देखें तो सिर्फ सी आएगा, और 4 पे अगर इमेज देखें तो सिर्फ ए आएगा। अगर ए 1 पे आप ऐसे कहें कि बी भी आए और ए भी आए तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो सिंपली इसको मैं एक सिंपल वर्ड्स में अपने आपको बता देता हूं कि क्या करना है आपको। कि सेट ए का एक तो तमाम एलिमेंट्स हमें यूज करने, मींस दैट कि हर एलिमेंट से एक एरो निकलेगा और सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए, एक से ज्यादा एरो नहीं निकलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अगर 2 एरोज निकाले हुए हैं, जैसे कि एक ये और एक ये, तो फिर ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। मैं अगेन थोड़ा सा यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि एक सेट आपके पास ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को आप यूज करेंगे। यहाँ पर जितने भी हैं, अब ये डिस्क्रीट सेट मैंने लिखा हुआ है तो इसलिए 1 2 3 4 हमें तमाम के तमाम ये यूज करने हैं। अब बी में जितने मर्जी एलिमेंट हों, ए बी सी डी ई एफ मैंने ज्यादा लिख दी है इससे, सेट ए के एलिमेंट्स, ठीक है। सेट ए में 4 एलिमेंट्स है, सेट बी में 6 एलिमेंट्स है। अब फंक्शन होने के लिए तमाम कंडीशन आपके पास डोमेन के सेट्स में है, सॉरी जो इनपुट्स का सेट है इस पे है। डोमेन भी इसी को कहते हैं, सेट ऑफ इनपुट होता है उसको हम डोमेन भी कहते हैं। तो इसके हमें एक तो तमाम एलिमेंट्स यूज करने हैं, हमें 1 भी यूज करना है, 2 भी यूज करना है, 3 भी यूज करना है और 4 भी। बी पे हमें कोई कंडीशन नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसका एक एलिमेंट हमें एक ही इमेज देगा, एक से ज्यादा इमेज नहीं देगा। अगर एक से ज्यादा इमेज देगा तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको इस तरह से लिखता हूं कि 1 पुट करें तो हमें ए मिलेगा, 2 पुट करें तो डी मिलेगा, 3 पुट करें तो बी मिलेगा, 4 पुट करें तो एफ मिलता है, ठीक है। अब ए पर अगर कोई और ए के 1 पे अगर ए के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए या 2 पे डी के अलावा कोई और एलिमेंट और इसके साथ और भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 2 पे डी भी आ जाए और डी के अलावा भी कोई और भी, अगर हम यहाँ पर इस तरह से अगर लिखें कि डी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, फिर ये फंक्शन नहीं होगा। अगर इसको फंक्शन होना है तो फिर हमें जस्ट 2 पे डी ही एक ही एलिमेंट चाहिए होगा, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो ई हो और चाहे फिर वो एफ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह से लिखें ए बी सी डी 1 2 3 4, आपके पास 1 पे ए आ रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। अब 1 पे एक आ गया इन तमाम में से, ठीक है। अब
2 पर भी हमें इन तमाम में से कोई एक चाहिए, चाहे वो ए हो। 3 पर भी हमें कोई एक चाहिए, चाहे वो ए हो। 4 पर भी कोई एक चाहिए, चाहे वो ए हो। अब हर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे सेट की बात नहीं कर रहे। हर एलिमेंट का मतलब ये है कि तो हमें तमाम यूज करने हैं 1 से 4 तक, और हर एलिमेंट पे जो इमेज आ रहा है उसके अलावा कोई और इमेज नहीं आना चाहिए। तो 1 पे क्या आ रहा है, ए के अलावा तो कोई और नहीं आ रहा ना। फिर अब इसके बाद हम दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, 2 पे ए आ रहा है, ए के अलावा तो कोई और नहीं आ रहा। इसी तरह 3 पर सिर्फ ए आ रहा है, कोई और नहीं आ रहा। अब 3 पे ए के अलावा भी हर एलिमेंट को हम देखेंगे, पूरे सेट को नहीं, हर एलिमेंट के बारे में हम देखेंगे कि हर एलिमेंट जो है वो हमें एक से ज्यादा इमेज देता है या नहीं। अगर जस्ट एक से एक ही इमेज दे रहा है और हर एलिमेंट कोई ना कोई इमेज दे रहा है, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, इसका हमें कोई इशू नहीं है, जस्ट इमेज एक ही होना चाहिए। तो फिर इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं कि वो फंक्शन होगा। आई होप के फंक्शन के भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन, जो कि हम अक्सर समझते हैं कि सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये 2 ऑपरेशन ऐसे जिनको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, एंड एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन अ कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट एक्स। सेट एक्स के कार्टियन प्रोडक्ट से इनटू एक्स, सेट एक्स पर ही डिफाइन कोई भी ऑपरेशन, एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एक्स। सेट एक्स के कार्टियन प्रोडक्ट से इनटू एक्स, सेट एक्स पर ही अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, कोई भी ऑपरेशन या फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, मैंने उसको यहाँ पर एफ जी एच से डिनोट नहीं किया, मैंने कहा मैं स्टैटिक एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ जो कि एक्स क्रॉस एक्स, एक्स के कार्टियन प्रोडक्ट से उसी पे है। अगर आप सेट ए पे डिफाइन कर रहे हो तो ए के कार्टियन प्रोडक्ट से अगर ए पर कोई भी फंक्शन आप डिफाइन कर लो, अगर वो वेल डिफाइंड होगा, मतलब कि फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है और ये हो, फिर हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होगा। यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा डिफाइन किया है किस तरह से। फॉर एग्जांपल ए बी अगर आप एक्स से लें तो उसके ऑर्डर पेयर पर जब आप स्टैटिक अप्लाई करें तो वो दोनों को ऑपरेट करके कोई एक्स का एक एलिमेंट बना दे। ठीक है, ऐसे ऑपरेशन जो किसी सेट के कार्टिजियन प्रोडक्ट से उसी सेट पर डिफाइन हो, वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी इसलिए यूज किया गया कि उसी सेट के कार्टिजियन प्रोडक्ट से उसी सेट पर फंक्शन डिफाइन होता है। अब ये एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसके अलावा भी यहाँ पर कंपोजिशन भी आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन। देखें आप एडिशन जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि एडिशन में डिफाइन कर रहा हूं एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, तो 1 2 पे मैंने डिफाइन की, 1 2 पे मैंने एडिशन अप्लाई की, तो क्या हो गया 1 + 2 इट्स 3, ठीक हो गया। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन अगर हम ले 1 × 2 इट्स 1 × 2 इट्स 2। और कंपोजिशन अगर फंक्शन एफ और जी पे अगर आप कंपोजिशन अप्लाई कर रहे हो तो एफ और जी आपके पास एक कंपोजिशन से अगेन एक फंक्शन बनता है। ठीक है, तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंपोजिशन और इस तरह के तमाम ऐसे फंक्शन जो किसी सेट के कार्टिजियन प्रोडक्ट से उसी सेट पर अगर हम डिफाइन कर दें तो वो तमाम हमारे पास क्या हो जाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन लाजमी नहीं सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो। तो इसकी डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ऐसे फंक्शंस, ऐसे ऑपरेशन जो किसी भी सेट के कार्टिजियन प्रोडक्ट से उसी सेट पर अगर हम डिफाइन कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। और जो हम अक्सर ये सोचते हैं कि सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बाइनरी ऑपरेशन है, तो ऐसा नहीं है। तो सिंपली मैं अपने वर्ड्स में आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन को अगर आपको चेक करना है कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, आप किस तरह से चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे ऑपरेशन जो किसी सेट के मिनिमम 2 एलिमेंट्स पे अप्लाई किए जा सकते हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी एडिशन मिनिमम 2 से कम एलिमेंट्स की एडिशन नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन भी 2 से कम एलिमेंट्स की नहीं होती, कंपोजिशन भी 2 से कम एलिमेंट्स की नहीं होती। तो जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन है तो यूनिटरी ऑपरेशन भी होंगे। फिर तो यूनिटरी ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो सिंगल एलिमेंट पे आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर किसी भी सिंगल एलिमेंट का ले सकते हो, ये यूनिटरी ऑपरेशन है। स्क्वायर रूट आप सिंगल एलिमेंट का ले सकते हो, ये आपके पास यूनिटरी ऑपरेशन है। तो एडिशन जो है वो मिनिमम 2 एलिमेंट्स का हो जाता है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन मिनिमम 2 एलिमेंट्स का होगा, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। और इसी तरह से कंपोजिशन भी मिनिमम 2 एलिमेंट्स मींस दैट 2 फंक्शन, अगर सेट ऑफ फंक्शंस आप ले रहे हो तो मिनिमम 2 एलिमेंट्स जो कि फंक्शंस है उनका होगा, उससे कम का
नहीं होगा। तो मिनिमम 2 एलिमेंट्स का होगा ऑपरेशन, दो एलिमेंट्स पर होगा, वो बाइनरी है, और जो सिंगल पे हो जाए वो यूनिटरी ऑपरेशन होता है। तो ये उसकी डिफरेंट मैंने आगे फर्दर अपने वर्ड्स में भी आप लोगों को समझा दिया। उम्मीद करूंगा कि ये तमाम चीज़ आपको समझ आ गई होंगी, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह उसको फिर हम अगेन डिस्कस करेंगे। अपनी तरफ से मैंने फुल कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट में अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं मजीद अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। कोई भी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।